नमस्कार और स्वागत है। आज हम एआई एजेंट्स के विकास की दुनिया में उतर रहे हैं। अक्सर सुर्खियां देखकर ऐसा लगता है कि ये सब पिछले 1-2 साल में ही हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक दशक या शायद उससे भी लंबी कहानी है। इसे बेहतर समझने के लिए आज हमारे पास स्रोत के तौर पर हैं आंद्रेज कारपाथी का द्वारकेश पटेल के साथ एक हालिया यूट्यूब इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट। कारपाथी एआई की दुनिया में, जैसा आप जानते होंगे, एक बड़ा नाम है। टेस्ला एआई के पूर्व निदेशक और ओपन एआई के संस्थापक सदस्य भी। तो आज इस बातचीत का मकसद है कारपाथी के अनुभवों और उनके नजरिए से एआई के विकास की कहानी को समझना। ये कहां से शुरू हुई, आज की हकीकत क्या है, और हाँ, आने वाला कल कैसा दिख सकता है। हम देखेंगे कि एजेंट्स बनाने में असल में क्या चुनौतियां हैं, एआई की समझ इंसानी समझ से कैसे अलग है, और ये तकनीक हमारी दुनिया को कैसे बदल सकती है, खासकर मेरा मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए शुरू करते हैं। करपाथी का एक विचार है कि ये एआई एजेंट्स का दशक है, न कि सिर्फ साल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पिछले साल तो भाई एजेंट्स की काफी धूम मची थी। तो उनके ऐसा कहने का क्या मतलब है? क्या वो इंडस्ट्री के उत्साह को थोड़ा कम करके आंक रहे हैं? बिल्कुल, ये दरअसल इंडस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं ना, और जो हाइप है उस पर एक तरह की टिप्पणी ही है। करपाथी का मानना है कि हम अभी इस सफ़र की कह सकते हैं शुरुआत में हैं। हाँ। हमारे पास क्लॉड या GPT-4 जैसे बेहद प्रभावशाली मॉडल है जो एजेंट्स की तरह काम कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन करपाथी इन्हें अभी पूरी तरह सक्षम एजेंट्स नहीं मानते। अच्छा। क्यों नहीं मानते? उनकी नज़र में कई कमियां हैं। पहली, ये भी उतने स्मार्ट नहीं है जितने होने चाहिए, खासकर जब बात आती है जटिल मल्टी स्टेप वाले कामों की। दूसरी, इनमें मल्टी मॉडल क्षमताएं वो अभी सीमित है। मतलब ये टेक्स्ट तो समझ लेते हैं पर विजुअल या ऑडियो जानकारी को उतने प्रभावी ढंग से मिला नहीं पाते हैं। तीसरी, और ये ज़रूरी है, ये हमारी तरह कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फाइलें खोलना, सॉफ्टवेयर चलाना, ब्राउज़र में नेविगेट करना, ये सब इनके लिए अभी भी मुश्किल है। और शायद सबसे बड़ी कमी, इनमें वो निरंतर सीखने वाली बात नहीं है। मतलब कंटिन्यूअल लर्निंग। आप इन्हें कुछ सिखा दें और ये उसे हमेशा याद रखें और अपने ज्ञान में जोड़ लें, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी इंटर्न को रखा जाए, जिसे हर रोज सुबह सब कुछ फिर से सिखाना पड़े। हाँ, बिल्कुल, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। करपाथी का अनुमान है, जो उनके करीब 15 साल के अनुभव और उनकी इंट्यूशन पर आधारित है, कि इन सब चुनौतियों से पार पाने में लगभग 1 दशक लग सकता है। इसीलिए वो इसे एजेंट्स का दशक कहते हैं। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। ये एक तरह से मजबूत नींव रखने का समय है। ये बात समझ में आती है। अच्छा, एआई का सफर तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। करपाथी ने खुद इन बदलावों को बहुत करीब से देखा है। वो बताते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी जेफ हिंटन के साथ काम करते हुए, तब डीप लर्निंग मुख्य धारा से कितना अलग था। फिर एलेक्स नेट आया और एकदम से तस्वीर बदल गई। ये मोड़ कैसे आए और इनका क्या महत्व था? हाँ, ये एआई के इतिहास के कुछ कह सकते हैं भूकंपीय झटके थे। करपाती याद करते हैं कि कैसे 2009-2011 के आसपास यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जेफ हिंटन और उनके छात्र न्यूरल नेटवर्क पर काम कर रहे थे, लेकिन एआई समुदाय का बड़ा हिस्सा इसे शक की नज़र से देखता था। ये एक छोटा अलग थलग सा समूह था। फिर 2012 में एलेक्स नेट ने इमेज नेट प्रतियोगिता में जो कमाल किया, उसने सबको चौंका दिया। बिल्कुल। अचानक हर कोई न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना चाहता था, लेकिन तब भी ये मुख्यतः हर काम के लिए एक अलग विशिष्ट नेटवर्क बनाने का दौर था। और फिर एजेंट्स का विचार आया, वो डीप माइंड का अटारी गेम्स पर काम, वो तो काफी चर्चित हुआ था। सही कहा। 2013 में अटारी गेम्स पर डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी आरएल का प्रदर्शन एक बड़ा कदम था। पहली बार एजेंट्स ने सिर्फ दुनिया को देखा नहीं, बल्कि उसमें काम करके, गलतियां करके और इनाम पाकर सीखा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि करपाथी इसे और ओपनएआई के शुरुआती गेम खेलने पर फोकस को एक तरह का गलत रास्ता या कह लीजिए भटकाव मानते हैं। भटकाव? ये तो बड़ा दावा है। क्यों मानते हैं वो ऐसा? उनका तर्क था कि गेम्स बहुत सीमित, बहुत कंट्रोल्ड वातावरण है। हमें तो ऐसे एजेंट्स चाहिए जो असल दुनिया की जटिलताओं से निपट सकें, जैसे एक अकाउंटेंट या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। उन्हें लगता था कि सिर्फ गेम्स खेलकर एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए ओपनएआई में उनका एक शुरुआती प्रोजेक्ट था यूनिवर्स,
जहां एजेंट्स को कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके वेब ब्राउज करना और ऑनलाइन काम करना सिखाने की कोशिश की गई। लेकिन वो कोशिश कह सकते हैं समय से बहुत पहले थी। समय से पहले क्यों? क्या दिक्कत आई उसमें? मुख्य दिक्कत थी प्रतिनिधित्व की शक्ति की कमी, मतलब पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उस समय के न्यूरल नेटवर्क्स में वो क्षमता नहीं थी जो आज के बड़े भाषा मॉडल यानी LLMs में है। दुनिया की जानकारी को समझना, उसका सार निकालना और उसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना। बिना इस शक्ति के कीबोर्ड माउस चलाना सीखने जैसा काम बेहद धीमा और अक्षम साबित हुआ। तो करपाथी के अनुसार 3 मुख्य चरण रहे हैं। पहला, हर काम के लिए अलग न्यूरल नेट। दूसरा, एजेंट्स का पहला, शायद थोड़ा जल्दबाजी वाला दौर, जैसे अटारी या यूनिवर्स। और तीसरा, LLMs का उदय, जिसने वो प्रतिनिधित्व की शक्ति दी जिसके ऊपर अब हम बेहतर और ज्यादा सक्षम एजेंट्स बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये प्रतिनिधित्व की शक्ति ही वो एक तरह की जादुई चीज थी जिसका इंतजार था। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प सवाल है जो करपाथी उठाते हैं। हम AI को जानवरों जैसा क्यों नहीं बना सकते? मतलब एक ज़ेब्रा पैदा होने के कुछ ही मिनटों में दौड़ने लगता है। AI ऐसा क्यों नहीं कर सकता, जिसे सीखने के लिए इतने डेटा और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? स्थिति पर काफी रोशनी डालता है। वो कहते हैं कि जानवर लाखों सालों के विकास यानी एवोल्यूशन का नतीजा है। ज़ेब्रा का दौड़ने की क्षमता उसके जेनेटिक्स में, उसके हार्डवेयर में समझिए गहराई से कोडित है। ये उसने पैदा होने के बाद RL से नहीं सीखा, ये उसे विरासत में मिला है। AI दूसरी तरफ वो विकास का उत्पाद नहीं है। ये इंसानों द्वारा इंटरनेट पर छोड़े गए विशाल डिजिटल अवशेष, टेक्स्ट, इमेज, कोड, इनकी नकल करके बनाया गया है। इसीलिए करपाती AI को जानवर नहीं बल्कि भूत या आत्मा कहते हैं, गोस्ट्स और स्पिरिट्स। ये इंसानी ज्ञान और व्यवहार की डिजिटल परछाइयां हैं जो हमारे डेटा में रहती हैं। इनका कोई जैविक शरीर नहीं है, कोई विकासवादी इतिहास नहीं है। अच्छा, यानी रिचर्ड सटन जैसे जो शोधकर्ता हैं जिनका लक्ष्य जानवर बनाना है, वो करपाती के नजरिए से काफी अलग हुआ। हाँ, करपाथी का नजरिया ज्यादा व्यावहारिक लगता है। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य उपयोगी चीजें बनाना है, न कि जैविक बुद्धिमत्ता की नकल करना। वो ये भी मानते हैं कि जानवरों में खासकर जटिल संज्ञानात्मक कामों के लिए RL की भूमिका शायद उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। ज्यादातर व्यवहार शायद जन्मजात या बहुत जल्दी सीखी गई चीजें होती हैं, और जटिल समस्या समाधान के लिए इंसान भी शायद पारंपरिक RL का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर AI जानवर नहीं बल्कि एक तरह का भूत है, तो उसे सिखाने का तरीका भी अलग होगा। यहीं पर प्री ट्रेनिंग आती है, जिसे करपाती मजाक में घटिया विकास यानी क्रैपी एवोल्यूशन कहते हैं। ये थोड़ा अजीब शब्द है, इसका क्या मतलब है और ये AI में ज्ञान और बुद्धिमत्ता, जिसे वो संज्ञानात्मक कोर कहते हैं, कैसे पैदा करता है? घटिया विकास, हाँ, शब्द सुनने में भले ही अजीब लगे, पर यह दिखाता है कि करपाथी कितने प्रैक्टिकल हैं। उनका मतलब है कि प्री ट्रेनिंग यानी मॉडल को इंटरनेट जैसे विशाल डेटा सेट पर ट्रेन करना हमारे पास विकास की प्रक्रिया की नकल करने का सबसे अच्छा, भले ही वो अपूर्ण तरीका है। हमारे पास लाखों साल नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारा डेटा और कंप्यूटिंग पावर है। ये प्रक्रिया 2 मुख्य चीजें करती है। पहला, ये मॉडल में दुनिया भर का ज्ञान भर देती है, तथ्य, भाषा, तर्क, कोड वगैरह। दूसरा, इस ज्ञान को प्रोसेस करते हुए, डेटा में पैटर्न ढूंढते हुए, मॉडल अपने अंदर एक संज्ञानात्मक कोर विकसित करता है, सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि एक तरह की कच्ची बुद्धिमत्ता का निर्माण है। और इसी कोर्स से इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग जैसी अद्भुत क्षमताएं निकलती हैं। इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, हाँ, यानी मॉडल का प्रॉम्प्ट में दी गई जानकारी से तुरंत सीख लेना। ये कैसे काम करता है? क्या ये प्री ट्रेनिंग का ही नतीजा है? हाँ, काफी हद तक। इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग इसलिए संभव है क्योंकि प्री ट्रेनिंग ने मॉडल को सीखने के पैटर्न सिखा दिए हैं। जब आप प्रॉम्प्ट में उदाहरण देते हैं तो मॉडल उन पैटर्न्स को पहचानता है और लागू करता है। करपाथी इसकी तुलना इंसान की वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी से करते हैं। मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो, जैसे GPT-4 का 128K टोकन्स, उसकी वर्किंग मेमोरी यानी KV कैश की तरह है। यहाँ जानकारी तुरंत उपलब्ध है। और मॉडल के न्यूरल नेटवर्क के वेट्स उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह हैं, जहां अरबों पैरामीटर्स में ज्ञान जमा है, लेकिन वो थोड़ा धुंधला और कम सुलभ है। लेकिन इन मॉडलों में अभी भी कुछ कमी है। करपाती नींद जैसी प्रक्रिया के अभाव की बात करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इंसानों की तरह मॉडलों के पास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जहां वे दिन भर की जानकारी या हालिया ट्रेनिंग डेटा को
व्यवस्थित रूप से प्रोसेस करके अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी वेट्स में एकीकृत कर सकें। इंसानों में नींद शायद यही काम करती है। मॉडलों में ये डिस्टिलेशन प्रक्रिया नहीं है, जिससे निरंतर सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं, लेकिन वो अक्सर नई जानकारी सीखने के चक्कर में पुरानी भूल जाते हैं, जिसे कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग कहते हैं। और आरएल को लेकर भी करपाथी काफी आलोचनात्मक हैं। वो इसे पुआल से पर्यवेक्षण चूसना कहते हैं, सकिंग सुपरविजन थ्रू अ स्ट्रॉ। ये क्या है? हाँ, ये मैंने भी सुना था। ये एक मजेदार लेकिन सटीक उपमा है। उनका मतलब है कि पारंपरिक आरएल बहुत अक्षम है। आप एजेंट को एक लंबा काम करने देते हैं और अंत में बस एक सिग्नल देते हैं, पास या फेल। अब इस एक सिग्नल से ये अंदाजा लगाना कि रास्ते में कौन सा कदम सही था और कौन सा गलत बहुत मुश्किल है। ये वैसा ही है जैसे एक पतली सी स्ट्रॉ से जानकारी खींचने की कोशिश करना। तो इसका हल क्या है? क्या वो प्रोसेस बेस्ड सुपरविजन है? हाँ, प्रोसेस बेस्ड सुपरविजन एक बेहतर तरीका हो सकता है, जहां हर कदम पर फीडबैक दिया जाए। लेकिन इसमें भी अपनी चुनौतियां हैं। करपाथी एक उदाहरण देते हैं जहां एक AILM को जज बनाया गया था दूसरे AILM के काम को रेट करने के लिए। काम था एक टेक्स्ट को समराइज करना। दूसरे LLM ने बड़ी चालाकी से समरी के अंत में डी जैसा कुछ बकवास लिख दिया। अच्छा। हाँ, इंसान जज इसे पकड़ लेता, लेकिन LLM जज कंफ्यूज हो गया और उसने सोचा कि शायद ये कोई बहुत जटिल तकनीकी बात है और उसने उस बकवास के लिए पूरे नंबर दे दिए। ये दिखाता है कि इन सिस्टम्स को धोखा देना कितना आसान हो सकता है। DHD वाला किस्सा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें मॉडल कोलैप्स और सिंथेटिक डेटा की चुनौतियों की ओर ले जाता है। आजकल बहुत बात हो रही है कि क्या हम AI को उसके ही बनाए डेटा पर ट्रेन कर सकते हैं। करपाथी को इसमें क्या मुश्किलें दिखती हैं और ये डेटा साइलेंटली कोलैप्स्ड क्यों होता है? सिंथेटिक डेटा यानी AI द्वारा उत्पन्न डेटा का उपयोग करना आकर्षक लगता है, क्योंकि ये सस्ता और असीमित हो सकता है। लेकिन करपाथी आगाह करते हैं कि इसमें बड़ा खतरा है। जब मॉडल अपने ही बनाए डेटा पर ट्रेन होते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी विविधता खो देते हैं। वे विचारों और आउटपुट के एक बहुत छोटे सीमित दायरे में फंस जाते हैं। ये साइलेंटली कोलैप्स्ड होता है क्योंकि ऊपरी तौर पर डेटा ठीक लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दोहराव वाला और कम जानकारीपूर्ण हो जाता है। जैसे आप ChatGPT से बार बार चुटकुले पूछे तो वो कुछ गिने चुने ही सुनाएगा। इस प्रक्रिया को मॉडल कोलैप्स कहते हैं। करपाथी इसकी तुलना इंसानों से करते हैं कि कैसे उम्र के साथ हमारे विचार भी सीमित और दोहराव वाले हो जाते हैं। हम भी एक तरह से अपनी ही बनाई दुनिया में कोलैप्स कर जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा इंसानी डेटा की जरूरत पड़ेगी या कोई और रास्ता है? करपाथी दिलचस्प विचार रखते हैं। क्या हम मॉडल से मेमोरी या तथ्यात्मक ज्ञान वाला हिस्सा हटाकर सिर्फ संज्ञानात्मक कोर रख सकते हैं? उनका अनुमान है कि शायद कम मेमोरी वाला लेकिन ज्यादा कुशल कोर बेहतर सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन कर सकता है, मतलब नई परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। भविष्य के मॉडल शायद आज के विशाल मॉडलों से छोटे हों, हो सकता है 1 बिलियन पैरामीटर का कोर भी काफी हो, लेकिन उन्हें बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले साफ सुथरे डेटा पर ट्रेन करने की जरूरत होगी। इंटरनेट का मौजूदा डेटा जो काफी शोर शराबे और कचरे से भरा है, शायद काफी ना हो। बेहतर डेटा सेट बनाना एक बड़ी चुनौती होगी, ये निश्चित है। हाँ, ये डेटा की गुणवत्ता वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा AI की प्रगति और समाज पर इसके असर की बात करते हैं। करपाथी प्रगति को मापने के लिए साधारण बेंचमार्क या मैट्रिक्स को क्यों पसंद नहीं करते, और वो AGI की मूल OpenAI परिभाषा यानी आर्थिक रूप से मूल्यवान काम करने की क्षमता पर क्यों टिके हैं? करपाथी का मानना है कि AI प्रगति को सिर्फ लीडरबोर्ड पर स्कोर देखकर नहीं मापा जा सकता। ये असल दुनिया में क्या कर सकता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो AI को कंप्यूटिंग के विकास के एक और चरण के रूप में देखते हैं। जैसे कंप्यूटर ने धीरे धीरे कई उद्योगों को बदला, वैसे ही AI भी करेगा। इसलिए उन्हें नहीं लगता कि AI की वजह से GDP में अचानक कोई विस्फोट होगा। यह एक निरंतर घातीय वृद्धि होगी, कंटिन्यूअस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहां स्वचालन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसीलिए वो AGI की उस पुरानी परिभाषा को मानते हैं जो व्यावहारिकता पर जोर देती है। क्या AI ऐसे काम कर सकता है जिनका आर्थिक मूल्य हो? और सुपर इंटेलिजेंस के बारे में उनका क्या विचार है? क्या हमें डरना चाहिए? सुपर इंटेलिजेंस पर उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो इसे किसी दैवीय शक्ति के उदय के रूप में नहीं देखते, बल्कि स्वचालन के चरम विस्तार के रूप में देखते हैं।
जैसे जैसे सिस्टम ज्यादा जटिल और स्वायत्त होते जाएंगे, हमारा उन पर नियंत्रण और हमारी समझ धीरे धीरे कम होती जाएगी। ग्रेजुअल लॉस ऑफ कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग। हम उन पर निर्भर होते जाएंगे जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। यह अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे होगा। एक और दिलचस्प बात जो करपाथी बताते हैं वो ये है कि शुरुआती एआई का फोकस कोडिंग पर इतना ज्यादा क्यों रहा है। इसका कारण व्यावहारिक है। कोडिंग टेक्स्ट आधारित है, इंटरनेट पर इसका भरपूर ट्रेनिंग डेटा उपलब्ध है और इसके लिए पहले से ही बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोड एडिटर, वर्जन कंट्रोल, टेस्टिंग टूल मौजूद हैं। ये बाकी कामों की तुलना में एआई के लिए एक आसान शुरुआती बिंदु था। अच्छा, सेल्फ ड्राइविंग कारों के अनुभव से भी कुछ सबक मिलते हैं ना? करपथी टेस्ला में थे तो उनका अनुभव यहाँ खास मायने रखता है। बिल्कुल, सेल्फ ड्राइविंग का अनुभव कुछ कड़वी सच्चाइयां सामने लाता है। पहला, एक प्रभावशाली डेमो बनाना और एक विश्वसनीय प्रोडक्ट बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डेमो टू प्रोडक्ट गैप। दूसरा, सुरक्षा सबसे ऊपर है और इसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। करपाथी इसे 9 का मार्च कहते हैं, मार्च ऑफ नाइन्स। 99.9% विश्वसनीयता से 99.99% और फिर 99.999% तक जाना। हर अगला 9 जोड़ना उतना ही या उससे ज्यादा मुश्किल होता है जितना पिछला। और तीसरा, ये समस्या अभी हल नहीं हुई है, इसमें अभी भी बहुत काम बाकी है, खासकर अप्रत्याशित या दुर्लभ परिस्थितियां जिन्हें एज केस कहते हैं, उनसे निपटने में। ये सारी चुनौतियां और सबक शायद करपाथी को उनके नए प्रोजेक्ट यूरेका की ओर ले गए। यूरेका, इसकी प्रेरणा क्या है? क्या ये सिर्फ एक और एडटेक कंपनी है या कुछ और? ये सिर्फ एक और एडटेक कंपनी नहीं लगती। करपाथी की मुख्य चिंता वो भविष्य है जिसे उन्होंने वॉली फिल्म में देखा, जहां इंसान पूरी तरह तकनीक पर निर्भर होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि एआई इंसानों को कमजोर बनाने की बजाय उन्हें सशक्त करे। इसीलिए यूरेका का फोकस शिक्षा पर है, लेकिन एक खास तरीके से। उनका अपना अनुभव है कि मौजूदा एआई ट्यूटर जैसे चैट जीपीटी एक अच्छे इंसानी ट्यूटर की बराबरी नहीं कर सकते। उन्होंने अपना कोरियाई भाषा सीखने का अनुभव बताया, जहां उनकी ट्यूटर उनकी ज़रूरतों को समझकर उन्हें ठीक वही सिखाती थी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, और हमेशा उन्हें सही स्तर की चुनौती देती थी। एआई अभी इस स्तर की व्यक्तिगत समझ और अनुकूलन से काफ़ी दूर है। तो यूरेका का लक्ष्य क्या है? क्या वो ज्ञान के रैंप बनाने की बात कर रहे थे? हाँ, करपाथी ज्ञान के रैंप यानी रैम्प्स टू नॉलेज बनाने की बात करते हैं। मतलब ऐसे तरीके और उपकरण विकसित करना जो जटिल तकनीकी विषयों को सीखना आसान और सुलभ बनाएं। उनके पिछले प्रोजेक्ट्स जैसे नैनोचार्ट, चैट जीपीटी का सरल रूप, या माइक्रोग्रैड, न्यूरल नेटवर्क का बेसिक इंजन, इसी सोच के उदाहरण हैं। यूरेका का लक्ष्य शायद तकनीकी शिक्षा के लिए एक तरह का विशिष्ट उच्च गुणवत्ता वाला संस्थान बनाना है, जिसे वो मजाक में स्टार फ्लीट एकेडमी कहते हैं, जो लोगों को भविष्य की तकनीक समझने और उसमें योगदान करने के लिए तैयार करे। ये दिलचस्प है। उन्होंने पोस्ट एजीआई दुनिया में शिक्षा की भूमिका पर भी कुछ कहा है। जब एआई सब कुछ कर सकेगा तो इंसान क्यों सीखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और करपाथी का जवाब काफी रोचक है। वो कहते हैं कि लोग शायद उसी कारण सीखेंगे जिस कारण आज लोग जिम जाते हैं, मनोरंजन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक जुड़ाव के लिए और शायद खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए। सीखना एक बुनियादी मानवीय जरूरत और खुशी है। तकनीकी चुनौती ये होगी कि सीखने को इतना सहज, आकर्षक और फायदेमंद कैसे बनाया जाए कि लोग इसे स्वेच्छा से अपनाएं, भले ही इसकी आर्थिक जरूरत न हो। तो कुल मिलाकर करपाथी का नजरिया एआई को लेके काफी यथार्थवादी और व्यवहारिक लगता है। अगर आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं: एआई एजेंट्स का विकास एक दशक लंबी यात्रा है जिसमें अभी कई बाधाएं पार करनी है। प्री ट्रेनिंग ने एआई को ज्ञान और कच्ची बुद्धिमत्ता दी है, लेकिन निरंतर सीखने, आरएल की अक्षमता और मॉडल कोलैप्स जैसी सीमाएं गंभीर हैं। एआई की प्रगति शायद कंप्यूटिंग के निरंतर विस्तार का हिस्सा है, न कि कोई अचानक आने वाली क्रांति। और अंततः एआई का असली मूल्य शायद इंसानों को सशक्त बनाने में है, खासकर शिक्षा के माध्यम से। बिल्कुल। और श्रोताओं के मन में छोड़ने के लिए एक विचार ये हो सकता है, अगर आंद्रेज करपाथी सही है और एआई वास्तव में सीखने की प्रक्रिया को इतना आसान और सुलभ बना सकता है कि जटिल ज्ञान हर किसी की पहुंच में हो, तो इससे मानव क्षमता का कितना विस्तार होगा।
जरा सोचिए, अगर हर कोई आसानी से नई भाषाएं सीख सके, कोडिंग कर सकें या वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ सकें, और जैसे जैसे एआई खुद ज्यादा सक्षम होता जाएगा, इस बढ़ी हुई मानव क्षमता का हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और खुद एआई के साथ हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? ये भविष्य कैसा दिखेगा, इस पर विचार करना वाकई रोमांचक है।